हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब और कैसा गुजर रहा है आपका दिन। आज के क्या स्केड्यूल हैं आपके और क्या क्या प्लान्स हैं। हमारी दुआ है कि आपके जो भी प्लान्स हों आपको उनमें कामयाबी हासिल हो इंशाल्लाह। और हम आपके लिए लेकर आए हैं सिलसिलेवार नावल बाब एक और मोहब्बत का एपिसोड 26। तो चलते हैं नावल की तरफ। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, आइकन बटन दबाइए ताकि हमारी नई और नई वीडियोज़ आपको सबसे पहले देखने को मिले और आपकी कोई एपिसोड मिस ना हो। तो चलते हैं नावल की तरफ। हॉस्पिटल के रूम में शुजा बेड पर लेटा व गुजारी के लिए मोबाइल पर गेम खेल रहा था। उसका एक टेस्ट हो चुका था जबकि दूसरा टेस्ट 1 घंटे के वक्फे से होना था। बेड से कुछ फासले पर रखे एक बड़े से काउच पर एक जानिब अशफाक साहब मुसलसल हुसैन तारिक के सफ़रनामे में गुम थे, तो दूसरी जानिब शबनम ऑनलाइन राइटर अफशा कमल का नावल 10 सरस में तुम हो या चांद पूरे इन्हमाक से पढ़ने में मशगूल थी। अचानक ही कमरे की खामोश फिज़ा में कॉलर ट्यून की आवाज़ ने दरार डाली। अशफाक साहब के पढ़ने में खलल पड़ा तो वो उसके हाथ में थामे फ़ोन पर घूरी डाले वापस किताब की तरफ नज़र जमा गए। बहनाम भाई की कॉल है, शुजा पुरजोर सा कहता हल्का सा उचका तो शबनम ने जल्दी से साइड पर रखा रिमोट उठाकर एक बटन प्रेस करते ही बेड एक मखसूस अंदाज में हल्का सा फोल्ड हुआ। वो कई मरतबा शुजा के टेस्ट करवाने आ चुके थे, जिस वजह से उसे अब इन सब चीज़ों के बारे में इल्म था। शुजा ने उसके इस हद दर्जा ख्याल रखने पर एक प्यार भरी नज़र उस पर डाली और फेस पाउट बनाया। उसकी शरारत समझती शबनम सुर्ख चेहरे के साथ सरपटाती मोबाइल पर नज़रें मरकूज़ कर गई। शुक्र था कि अब्बा किताब में गुम थे, अगर जो वो देख लेते तो उसे अच्छी खासी सबकी उठानी पड़ती। शबनम ने वहीं बैठे एक छोड़ नज़र अपने दिल के सुकून पर डाली, जिसकी पूरी तवज्जो हाथ में पकड़े फ़ोन की जानिब थी। बेड को थोड़ा फोल्ड करने से ये फ़ायदा हुआ था कि शुजा लेटने के बजाय बैठ सा गया था। इस तरह वो ज़्यादा आरामदेह महसूस कर रहा था। ये बात वो अच्छे से जानती थी। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आपके और आपको कैसी हैं। कॉल रिसीव करते ही उसने खुशी से खनकते लहजे में ऊंचा ऊंचा बोलना शुरू कर दिया। अशफाक साहब ने एक नागवार निगाह शुजा पर डाली और उठकर रूम से बाहर निकल गए। पढ़ने के दौरान उन्हें ज़रा भर मुदाखलत पसंद नहीं थी। शबनम का भी इर्तिकाज़ हल्का सा भटका तो उसने भी मोबाइल एक जानिब रख दिया। कहानी इंटरेस्टिंग मोड़ पर थी, इसीलिए वो पुरसुकून होकर उसे पढ़ना चाहती थी, जबकि फ़ोन की दूसरी जानिब शुजा के मुसफ्फर होने पर बहनाम ने एक सर्द आह भरी थी। वालेकुम अस्सलाम। मेरा हाल तो पूछो ही मत, हाल बेहाल है। और रही तुम्हारी आबू की बात तो वो मुझसे शदीद किस्म की नाराज़ है। शुजा से बात करते वक्त उसका अंदाज़ खुद ब खुद बदल जाता था, जैसे इस वक्त इसके बात करने का अंदाज़ बिल्कुल मुख्तलिफ था। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक भाई दूसरे भाई से अपनी परेशानी या दुख शेयर करता है। अरे यार, ये तो बहुत ख़तरनाक बात है। मतलब आप वो नाराज़ हैं? तो उसकी नाराज़गी झेलना कोई आसान बात नहीं। अव्वल तो वो अपनी स्वीट नेचर की बदौलत कभी किसी से नाराज़ नहीं होती, लेकिन अगर हो जाए तो उनका खफा होना काफ़ी भारी पड़ जाता है। लास्ट टाइम जब वो मुझसे खफा हुई थी तो 2 दिन कमरे में बंद रही थी। वो मज़े से कहता उसके होश उड़ाने के दर पर हुआ। क्या मतलब 2 दिन? उसकी आईब्रोज भींची जबकि चेहरे के अज़लात में एक खिंचाव सा आया। यानी अगर वो 2 दिन उसे ना देखता तो या तो खुद पागल हो जाता या फिर सबको इस पादाश में अपने खरानपन से पागल कर देता। उसे की हालत में तो वैसे भी वो बेनत्थे बैल जैसा था, खुद को भी तकलीफ़ देता और औरों की भी ज़िंदगी मुहाल करता। जी बिल्कुल 2 दिन। शबनम डोर नॉक करके खाने की ट्रे दरवाजे के बाहर रख देती थी और चंद सेकंड बाद इनका हाथ बाहर आता और वो ट्रे अंदर खींच लेती। पहले दिन तो उन्होंने सारा वक्त भूख हड़ताल में निकाला था, फिर अब्बा की बड़ी मिन्नतों से खाने पर मानी, लेकिन चेहरा फिर भी नहीं दिखाया। वो अपनी बातों से उसे मज़ीद परेशान कर गया। क्या करने शुजा? शबनम काउच से उठकर उसके नज़दीक बेड पर बैठती धीमी आवाज़ में उसे टोक गई। इसका मतलब समझते उसने सर के इशारे से गोया उसे तसल्ली दी। बहनाम भाई परेशान मत हो। उसके तसल्ली भरे अंदाज पर बहनाम ने फ़ोन कान से हटाकर फ़ोन को यूं घूरा जैसे वो शुजा ही हो। मतलब हद ही थी कि उसे परेशान कुन बताने की बात कह रहा था कि परेशान ना हो। इमल को लेकर तो वैसे ही उसका जुनून कुछ अलग नहज तक पहुंच जाता था और अब तो मामला ही कुछ और था। आपको थोड़ी स्पेस दें, वो इस दौरान संभल जाएंगी।
वो संभल जाएगी और मैं बिगड़ जाऊंगा। अंगिश्त शहादत से अपनी आईब्रो मसलता वो हौले से बड़बड़ा कर रह गया। आप कहें तो मैं आपू से बात करूं? नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। उसके कतई लहजे पर वो खामोश हो गया। तुम बताओ, तबीयत कैसी है? मेरी अंकल से बात हुई थी। बस आज तुम्हारे आखिरी टेस्ट हैं। रिपोर्ट्स आने के बाद अगला प्रोसीजर शुरू हो जाएगा। डॉक्टर तुम्हारे ऑपरेशन की डेट दे देंगे। इंशाल्लाह एक कामयाब ऑपरेशन के बाद तुम बिल्कुल हमारी तरह चलने लगोगे। फिर मैं तुम्हें तुम्हारे हनीमून टिकट्स गिफ्ट कर दूंगा। संजीदगी इख्तियार किए बहनाम सोमरू के लहजे में ज़ुमानियत महसूस कर शुजा बुरी तरह झेपा। बहनाम भाई, वो इतना ही कहकर खामोश हो गया। तो बहनाम ने भी बात बदलते मज़ीद चंद मखसूस बातों के बाद कॉल मुनक़ता कर दी। बहनाम भाई क्या कह रहे थे जो आप यूं झेप गए? शबनम के लहजा मुतजस्सिस हुआ। हमारे हनीमून का कह रहे थे। उसके गाल पर प्यार से अपनी उंगली ट्रेस करते शुजा के लहजे में शोखी घुली। इस दफ़ा झेपने की बारी शबनम की थी। उसके गाल शुजा की ज़ुमाने बात और अंदाज से दहक उठे थे। आप दिन ब दिन बेशर्म होते जा रहे हैं। वो अपनी शर्म को मसनूई खफगी का पैरहन पहनाती उसके करीब से उठने ही वाली थी कि शुजा ने उसकी मरमरी कलाई पर गिरफ्त बना दी। खफा क्यों होती हो? तुम्हारे हसीन संगत के आसार हैं जो मुझ में रोज़ बरोज़ ज़ाहिर हो रहे हैं। हल्का सा झटका देकर वो उसे अपनी जानिब खींचकर उसके गिर्द बाजू हमाइल कर गया था। वो शुजा के सीने से लगी हक्का बक्का होती उसकी शौक भरे अंदाज को हैरत से देखे गई। वो हरदम खामोश खामोश रहने वाला शुजा तो जैसे कहीं गुम ही रह गया था। और अच्छा ही था कि उस शुजा का उदासी भरा अंदाज शबनम को भी उदास कर देता था। लेकिन इस शुजा को देखकर उसे हैरत के साथ खुशी भी महसूस हो रही थी। शबनम ने हल्का सा चेहरा ऊपर को उठाया था। आज दोनों की आंखों में एक जैसे जज्बात महक रहे थे। शबनम उसकी जाने मोहब्बत भरी नज़रों से टिकटिकी बांधे देखे जा रही थी तो शुजा की आंखों में भी उसके लिए मोहब्बत का समंदर ठाटे मार रहा था। अच्छा लग रहा हूँ ना मैं? वो हौले से उसके गाल की नरमी छूते धीरे से मुस्कुराया। अच्छे तो हमेशा ही से लगते थे, ख़ासकर आपकी ये हरी आँखें, आँखों में ठहरा हज़न, आपके गुसीले तासुरात वाला ये चेहरा, गोल्डन बालों से सजी तराशीदा खूबसूरत शेप और सबसे ज़्यादा आपका उदासी भरा अंदाज़। मुझे तो आपकी हर चीज़ से मोहब्बत हो चली थी। वो सादगी से अपने दिल की बात कहती शुजा को इस कदर अच्छी लगी कि उसने उसके माथे पर मोहब्बत से बोसा लिया। शबनम ने इस मोहब्बत के अमली मज़ाहरे पर पुरसुकून होते आंखें मूंद ली थीं। शुजा ने भी उसके गिर्द अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली थी। चंद लम्हे यूं ही चुपचाप से लग गए। दरवाजे के करीब हर्षा महसूस करते वो नरमी से उससे अलग हुई तो शुजा ने भी उसके गिर्द से बाजू का घेरा हटा दिया। एमल के होश में आने के बाद से वो बिल्कुल खामोश थी। अपने चेहरे पर बहनाम की नज़रों का इर्तकाज महसूस करने के बावजूद उसने एक नज़र उठाकर उसे देखा तक नहीं था। यही बात बहनाम को पागल करने को काफ़ी थी, लेकिन डॉक्टर की मौजूदगी के सबब वो बामुश्किल खुद पर ज़ब्त के पहरे बिठाए हुए था। डॉक्टर ने एक मरतबा फिर उसका मुकम्मल चेक किया और चंद मेडिसिन लिखकर उन्हें घर जाने की इजाज़त दे दी। एमल बेड से उठने लगी तो बहनाम ने जल्दी से आगे बढ़कर उसे सहारा देना चाहा, लेकिन एमल ने नरमी से उसका हाथ पीछे कर दिया और यहीं बहनाम की बस हुई थी। उसने इर्द गिर्द की परवाह किए बगैर उसे बाहों में उठा लिया। उसकी इस हरकत पर जहाँ एमल गंग रह गई, वहीं सिराज ने ताज्जुब से सर हिलाया था। एमल सुर्ख चेहरे और झुकी नज़रों के साथ खिफ़्फ़त ज़दा सी उसके सीने से लगी उसकी बेहंगम धड़कनों का शोर सुन रही थी। हाथ पाँव पहले ही बेजान हो रहे थे। बाकी की जान बहनाम के इस बेबाक अमल ने निकाल छोड़ी थी। शुक्र था कि राहदारी खाली पड़ी थी। बस रिसेप्शन पर एक लड़की मौजूद थी जिसने ये मंजर हैरान कुन तासुरात से देखा था। यहाँ पेशेंट आते थे, अक्सर व्हील चेयर पर या स्ट्रेचर पर, लेकिन जाते अपने पैरों पर थे, या ज़्यादा कमज़ोरी हो तो व्हील चेयर पर बैठकर। मगर ये पहली मर्तबा था कि कोई पेशेंट किसी बच्चे की तरह गोद में उठाए उसकी नज़रों के सामने से जा रहा था। उसका हैरान होना तो फिर बनता ही था ना। बहनाम नाक की सीध में चलता गाड़ी तक पहुंचा तो बच्चन ने तेज़ी से आगे बढ़कर गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोल दिया। नज़रें अलबत्ता उसने नीचे ही रखी थीं। बाकी गार्ड भी नज़रें झुकाए खड़े थे, वरना सबको बहनाम के जलाल का सामना करना पड़ता। एमल को एहतियात से पिछली सीट पर बिठाने के बाद वो खुद भी उसके साथ ही बैठ चुका था। बच्चन ने जल्दी से पिछला डोर बंद किया और दूसरी तरफ से घूमकर
आगे आगे ड्राइविंग सीट संभाल ली। सिराज भी जब तक अपनी सीट पर बैठ चुका था, उसके बैठते ही गाड़ी स्टार्ट होकर चल पड़ी थी। एमल सपाट तासुरात के साथ आंखें मूंदे बज़ाहिर खुद को बेनियाज जाहिर कर रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो घुट रही थी। गोद में रखे हाथों पर बहनाम का गर्म लम्स महसूस करके भी उसका चेहरा बेतासुर ही रहा। मुझे बेरुखी की मार मत मारो दिलबरा साईं। सरगोशी में ढली इल्तजा उसकी समाज से टकराई थी। और मुझे जो धोखे के वार सहने पड़े उसका क्या? एमल का दिल कर लाया, ज़बान पर अलबत्ता अब भी कफल लगे थे। तुम्हारा ये सरदर्शनबी रवैया रफ्ता रफ्ता मेरे दिल को ठठरा रहा है। मेरी धड़कनें सुस्त पड़ने लगी हैं। उसके हाथ को नरमी से थाम कर हमेशा की तरह अपने दिल के मुकाम पर रखे वो इस मर्तबा एमल की धड़कनों की रफ्तार सुस्त कर गया। जालिम मटेरा, वो ज़ेर लब बड़बड़ाई थी। बहनाम की तेज़ समाज से ये अल्फाज महफूज न रह सके। बहनाम के लबों पर दिलफरेब मुस्कुराहट ने छाप छोड़ी। कब से तने आज़ाब ढीले पड़ते महसूस हुए। जालिम दिलबरा सरकार का जालिम वटेरा साईं सरकार, दिलकश लबो लहजे में कहते वो धीरे से झुका और उसकी कनपट्टी को चूम कर तेजी से सीधा हो गया। या अल्लाह, ये इतने बेबाक क्यों हैं? ड्राइवर और मामू सरकार की मौजूदगी में उसका ये अंदाज़ इस मर्तबा उसके सपाट तासुरात से सजे चेहरे पर शर्म और खिफ़त की लाली भी खेल गया। उसने गुस्से में उसकी नरम गिरफ्त से हाथ छुड़ाना चाहा तो बहनाम ने गिरफ्त मजबूत कर ली। इस दौरान मजाल है जो एमल ने नज़रें उठाकर उसकी जानिब देखा भी हो। बहनाम को अब उसकी ये नाराज़गी मज़ा दे रही थी। इस मर्तबा उसे तंग ना करते उसने शराफत का मुजाहरा किया और फिर तमाम रस्सा बस खामोशी से ही गुजरा। हाँ, बस बहनाम ने उसका हाथ नहीं छोड़ा था, जिस वजह से बहनाम की मुंतशिर धड़कनें एतदाल पर आ चुकी थीं। गाड़ी ड्राइवे पर रुकी तो एमल तेज़ी से उसकी नरम गिरफ्त से अपना हाथ आज़ाद करवा गई। बहनाम एक शान से गाड़ी का डोर खोले उतरा और तेज़ी से दूसरी जानिब आकर एमल की साइड का डोर ओपन कर दिया। एमल गाड़ी से उतरी तो एक मर्तबा फिर बहनाम ने उसका हाथ थामना चाहा, लेकिन एमल ने इस मर्तबा उसे मौका ही नहीं दिया और तेज़ी के साथ अंदर की जानिब बढ़ गई। पीछे बहनाम ने बमुश्किल ज़ब्त से अपनी मुट्ठियाँ भींची थीं। अपना यूँ इग्नोर होना धीरे धीरे उसके जलाल को हवा दे रहा था। बहनाम हर हाल इस जलाल की लपेट में एमल को लाना नहीं चाहता था। अंदर दाखिल होकर लिविंग रूम में अम्मा सरकार के साथ महानूर को बैठा देख वो सीधा उसी तरफ चली आई कि अब उसे हल्के हल्के से चक्कर से महसूस होने लगे थे। इस पर सबसे पहली अम्मा सरकार की नज़र पड़ी। मनहंजी धी, अम्मा सरकार इस मर्तबा अपने ही अंदाज में कहती लपक कर उस तक पहुँची और उसे अपनी ममता भरी आगोश में ले लिया। महानूर भी उठकर उसके करीब आ चुकी थी। उनके सीने से लगे एमल को एक अजीब ही पुरसुकून सा एहसास हुआ जो उसकी रूह तक वो हल्का फुल्का कर गया। बेटे को नज़र उठाकर भी नहीं देखा और अम्मा से लिपट कर खड़ी है सरकार। अंदर दाखिल होते बहनाम ने जब ये मंजर देखा तो बुरी तरह जल भून गया। अपने करतूत तो दुरुस्त रखो ना भांजे। जिस तरह की तुम्हारी हरकतें हैं ना, इसी तरह का तुम्हारे साथ सलूक हो रहा है। सिराज की साफ गोई उसे एक आँख नहीं भाई, लेकिन वो भी बहनाम था, बदला जिसकी फितरत में शामिल था। फिर वो लफ्ज़ों से लफ्ज़ों ही का क्यों ना हो। यानी अभी जो सलूक होने वाली मामी सरकार आपके साथ रवा रखे हैं वो दुरुस्त है। उसके मीठे लहजे में छुपा जवाबी वार इस मर्तबा सिराज को जला कर राख कर गया। उसने चलचलाती नज़र बहनाम पर डाली जिसके चेहरे पर महजूज मुस्कुराहट थी। फिर नज़रें फेर कर महानूर को देखा जिसकी खुलती गंदमी रंगत से ब्लू सूट में सोने की तरह दमक रही थी। अम्मा सरकार एमल को साथ लिए सोफे पर बैठ चुकी थीं और उनके दाएं जाने महानूर बैठी एमल का हाल दरियाफ्त कर रही थी। जब भी उसे अपने चेहरे पर किसी की नज़रों का एहसास हुआ, उसने जैसे ही अपनी नज़रें उठाईं तो उसकी नज़रें सीधी सिराज की चुभती नज़रों से जा मिलीं। बस एक लम्हे की बात थी। उसकी आंखों में मौजूद जुनून को देखकर महानूर के पूरे बदन में खौफ के सबब एक फरीरी सी दौड़ गई। उसने दूसरे ही लम्हे सिरत से अपनी नज़रें फेरी थीं। सिराज को उसका यूं नज़रें चुराना एक आँख ना भाया। वो मुसलसल उससे भाग रही थी।
और वो ये बात अच्छे से जानता था। अदी सरकार को बता देना मैं रात देर से घर आऊँगा। इस मर्तबा उसका लहजा ख़तरनाक हद तक संजीदा था। फरार मसले का हल है क्या? उसके बेसाख्ता कहने पर सिराज ने एक मर्तबा फिर महानूर पर नज़र डाली, लेकिन सिर से फेर भी ली। फ़िलहाल वो इतना कहकर बाहर जाने के लिए वापस पलटा तो बहनाम भी खामोशी से उसे जाता देख उन लोगों की तरफ बढ़ गया। साईं सरकार, शाका आवाज़ भागता सा डेरे में दाखिल हुआ। ये मनहूस जब भी आता है ना, अपने सब बुरी खबरें ही लाता है। एहतशाम के साथ इलेक्शन के मसले पर बात करते बड़े सरकार ने कड़वे लहजे में कहा। एहतशाम भी उसके चेहरे से परेशानी भाप चुका था, तभी अलर्ट होकर बैठ गया। बड़े सरकार, हमारे इलाके के एसएचओ को कल रात किसी ने गोली मार दी। वो बिगड़े तनफ्फुस से बोलता गोया उनकी कुव्वते गोयाई ही छीन गया। अगवाशुदा बच्चों को इलाके से निकालने और मखसूस जगह पर पहुंचाने का काम उन्होंने अपने पालतू एसएचओ को सौंपा था कि अब उन्हें किसी पर भी एतबार नहीं रहा था। लेकिन अगर वो मर चुका था तो इसका मतलब था कि वो बच्चे भी किसी के हाथ लग चुके थे, और अगर वो किसी फोर्सेस के बंदे हुए तो समझो उनकी कब्र खुद दी चुकी थी। तुम्हें कैसे पता चला? एहतशाम की घुटी घुटी सी आवाज़ बमुश्किल बरामद हुई। बड़े सरकार अलबत्ता बुत से बने थे। आज तक जो धंधा वो बड़े आराम से चलाते आए थे, वो धंधा अब उनके गले का फंदा बनने वाला था। हर जुल्म का सूरज डूबता है, और उनके जुल्म का सूरज भी बस डूबने को था। उनकी दराज रस्सी बस खिंचने ही वाली थी। छोटे सरकार, अखबार में खबर के साथ तस्वीर आई है जी। उसे गोलियां मारकर हलाक किया गया है। गाँव में सारे यही बातें कर रहे हैं। अब वो धीरे धीरे सारी तफसील उनके गोश गुजार करने लगा। फ़ोन करके पता करो कि हमारी जगह सेफ़ तो है ना। बाकी पहुँचाए गए बच्चे आज के आज बंदरगाह के ज़रिए बाहर निकलवाओ। बड़े सरकार अपने जॉन में लौटते बुरी तरह दहाड़े तो एहतशाम ने घबरा कर जल्दी से अपनी जेब से फ़ोन बरामद करके कॉल मिलाई। कई मरतबा कॉल करने के बावजूद नंबर बंद होने की तस्दीक हो चुकी थी। बाबा सरकार, नंबर तो बंद जा रहे। वो फ़क्त चेहरे के साथ गोया होता उनके चेहरे के रंग भी उड़ा गया। साले कुत्ते हो तुम सब के सब। एक काम जो तुम लोगों ने किया हो, इस दुश्मन को भी नहीं ढूंढ सके जो ऐसा ऐसा हमारी जड़ें काट गया। एक मग़लज़ात का तूफ़ान था जो उनके मुंह से निकला था। बाबा सरकार, ये होश खोने का वक्त नहीं है। मैं टिकट्स कंफर्म करवाता हूँ, हमें जल्द से जल्द ये मुल्क छोड़ना होगा, बल्कि आज के आज ही। वो उजलत में कहता अपने ट्रैवल एजेंट को कॉल मिलाने लगा। शाका इस दौरान हाथ बांधे मौद्दब सा खामोश ही खड़ा था। शाका, तुम फ़ौरन हवेली निकल जाओ और बड़ी सरकार से कहना अपना ज़रूरी सामान पैक करें और अपने भाइयों की तरफ निकल जाएं। मेरी और एहतशाम की भी पैकिंग करवाओ जाकर, हमें आज ही निकलना होगा। वो शाका को हुक्म देते एहतशाम की जानिब मुतवज्जा हो गए, जो टिकट कंफर्म करवा कर कॉल मुनक़ता कर चुका था। रात की फ़्लाइट से हम दुबई पहुँचेंगे, फिर वहाँ से देखते हैं कि कहाँ जाना है। एहतशाम की संजीदगी से बताने पर वो परेशानी में घिरे सर हिला गए। अब हम भी हवेली की तरफ निकलते हैं। इस वक्त हमारे पास काफ़ी सारा कैश मौजूद है। हम फ़िलहाल वही अपने साथ ले जाएंगे, और इसके अलावा वहाँ जाकर रकम की ज़रूरत पड़ी तो स्विस बैंक से निकलवा लेंगे। वो उन्हें इत्मीनान दिलाता बोला तो उनके परेशान तासुरात में कुछ कमी सी वाक़ई हुई। चलें फिर हम भी निकलते हैं। एहतशाम के कहने पर वो उसके साथ ही डेरे से हवेली के लिए निकले थे। कैसे इलेक्शन कहाँ का जीतना, उन्हें तो इस वक्त बस अपनी जान के लाले पड़े थे। वो दोनों ही खुदगर्ज थे, खुद को बचाकर यहाँ से निकल रहे थे। पीछे रह जाने वाली बहन, बेटी और माँ और बीवी का उन्हें ज़र्रा बराबर भी एहसास नहीं था। एमल को खाना खिलाने की जिम्मेदारी बहनाम ने अम्मा सरकार के सुपुर्द की, क्योंकि उसे इल्म था कि इसकी दिलबरा इससे नाराज़गी के सबब खाने को इनकार कर देगी। लेकिन अगर अम्मा सरकार कहेंगी तो वो उन्हें इनकार नहीं कर सकेगी। उनके ज़िम्मे ये काम लगाकर वो ख़ुद किसी ज़रूरी काम से निकला था। लंच के बाद अम्मा सरकार ने उसे अपने हाथ से दवा दी थी और उसे आराम करने की तलकीन करती नूरा की ड्यूटी उसके साथ लगा दी थी। उसने शुक्र अदा किया था कि बहनाम इस दौरान कमरे में नहीं आया। वो कम से कम इस वक्त उसे बिल्कुल भी देखना नहीं चाहती थी। उसकी इस बात पर दिल ने काफ़ी एहतजाज किया, लेकिन उसने कान नहीं धरे। उसके अंदर एक लावा सा पक रहा था।
बहनाम ने उसे किसी भी किस्म की वजाहत नहीं दी थी। मतलब उसने जो सुना वो एक तल्ख हकीकत थी। वो उस तल्ख हकीकत का कड़वा घूंट नहीं पी पा रही थी। दवा खाने के कुछ देर बाद ही वो हर टेंशन से आज़ाद हो गए नींद की आगोश में चली गई। वो सोकर उठी तो महानूर को अपने कमरे में देखकर उसके लबों पर फीकी सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। वो उठकर बैठती बैकग्राउंड से टेक लगा गई। मैं तुम्हें ही देखने आई थी कि अगर तुम उठ गई हो तो तुम्हें कुछ हल्का फुल्का खिला दूँ। वैसे तो अम्मा सरकार ने तुम्हारे लिए अलग से खाना बनवाया है, मज़ेदार सा। खैर, मैं भी किन बातों में लग गई। तुम बताओ, अब कैसा फील कर रही हो? ठहर ठहर कर बोलती वो खुद ही को सरजश करती, आखिर में नरमी से मुस्तफसर होती उसके करीब बेड पर ही बैठ गई। काफ़ी बेहतर। वो इतना कहकर खामोश हो गई और आहिस्तगी से बेड की चादर के डिज़ाइन पर हाथ फेरने लगी। मेरी जब अमजद से शादी हुई थी तो मैं बिल्कुल गुमसुम थी। सब कह रहे थे कि मैं बहुत खूबसूरत लग रही हूँ, लेकिन मैं जिसके लिए सजी सवरी थी उसके मुंह से मेरे लिए तारीफ़ का एक लफ्ज़ भी नहीं निकला था। मैं बस उसकी तलब के सिवा कुछ नहीं थी। वो धीमे लहजे में कहती एक पल को ठहरी। एमन ने उसकी बात पर अचानक नज़र उठाकर उसका फीका पड़ता चेहरा देखा। औरत हरी भरी बेल की तरह होती है। अपने मर्द की मिलने वाली तवज्जो, इज़्ज़त और प्यार उसे फलने फूलने में मदद देता है। अगर औरत को इन एहसासात की गर्मी ना मिले तो वो मुरझाने लगती है। मैं भी अमजद की संगत में मुरझा गई थी। औरत सिर्फ मर्द की तलब बनकर रह जाए, इससे बड़ी ज़िल्लत का मुकाम कोई नहीं। वो ज़िल्लत अमजद के साथ रहकर मैंने दिन रात उठाई है। मैं फिर भी उसकी वफ़ादार रही, कभी अपने फ़र्ज़ से दस्तबरदार नहीं हुई। इसकी झिड़कियाँ, गालियाँ, यहाँ तक कि मार भी खसारा ही आया, यहाँ तक कि मार भी खाई, लेकिन मेरे हिस्से में फिर भी खसारा ही आया। एक दिन मेरी सब खिदमतों का सिला उसने मुझे बदकार कहकर तलाक की सूरत में दे दिया। उस दिन अंदर मैं हद से मर चुकी थी, बस सांसें चल रही थी। मैं औरत थी ना, कमज़ोर पड़ गई। फिर किसी ने मुझे समझाया कि मैं औरत नहीं, एक माँ हूँ, और माँ कभी कमज़ोर नहीं होती। बस वो दिन और आज का दिन है। मैंने खुद को कभी कमज़ोर तस्वुर नहीं किया। औरत को मजबूत या तो मर्द की मोहब्बत करती है या फिर औलाद की मोहब्बत। उसने बोलने के दौरान चंद पल का तवक्कुफ़ किया। तुम सोच रही होगी कि मैं ये सब बातें तुमसे क्यों शेयर कर रही हूँ, है ना? इसके पुरयकीन लहजे पर एमन ने मेरे कान के अंदाज में सर इस बात में हिलाया तो वो एमन को प्यारी सी स्माइल पास कर गई। बहनाम भाई, अमजद की तरह नहीं, लेकिन मैंने तुम्हें फिर भी आज कमज़ोर पाया। ऐसी क्या चीज़ तुम्हें यूँ तोड़ गई? अगर तुम बताना नहीं चाहती तो कोई बात नहीं। अपने सवाल पर उसकी मुतग़य्यर होती रंगत देखकर वो जल्दी से कह उठी। औरत तब तक मजबूती से खड़ी रहती है जब तक उसे बावफा मर्द की मोहब्बत मैसर हो। अगर मर्द उसे धोखा दे तो वो गीली मिट्टी की तरह ढह जाती है। वो बोली तो उसके लहजे में दुख के साथ साथ थकन भी गालिब थी। बहनाम भाई तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। महानूर ने वही कहा जो इतने दिन से वो महसूस कर सकी थी। छोड़ो इन बातों को, मैं फ़्रेश होकर आती हूँ। वो गोया बात ख़त्म करती बेड से उठने लगी। चलो ठीक है, फ़्रेश होकर आओ, मैं तब तक खाना मंगवाती हूँ। उसके साथ ही वो खुद भी उठ खड़ी हुई। आपके बच्चे कहाँ हैं? उसने एकदम याद आने पर पूछा। वो दोनों इस वक्त सिराज सर के पास होते हैं। सिराज का नाम लेते वक्त उसकी ज़बान हल्की सी लड़खड़ाई थी और साथ ही गाल ब्लश करने लगे थे। एमन ने यह मंजर पहले अचंभे फिर खुशी की मिली जुली कैफियत में देखा। तुम उनसे मोहब्बत करती हो? उसके बेसाख्तगी से सवाल करने पर वह आवाज़ बाख्ता हुई। मैं खाना लाती हूँ। वो यूँ हो गई गोया ये सवाल सुना ही ना हो। एमन भी मज़ीद कोई सवाल किए फ़्रेश होने वॉशरूम की जानिब बढ़ गई। जब वो फ़्रेश होकर रूम से निकली तो रूम में खाने के साथ अम्मा सरकार भी मौजूद थी। उन्होंने भी उसकी तबीयत का पूछा तो वो उन्हें मुतमईन कर गई। खाने के दौरान अम्मा सरकार अपने काम से मुतालिक उसे बता रही थी। वेलफेयर की सारी बातें वो काफ़ी दिलचस्पी से सुन रही थी। उसे खुशी हुई थी
ये जानकर कि वो बेघर औरतों के लिए किस कदर काम कर रही हैं। वो तो समझ रही थी कि अम्मा सरकार एक घरेलू औरत की तरह घर में रहती होंगी, लेकिन वो तो वर्किंग वूमेन थी। उसके दिल में अम्मा सरकार की मोहब्बत और इज्जत मज़ीद बढ़ गई थी। खाने के बाद उन्होंने उसे मज़ीद दवा दी और उसी दौरान उसे पता चला कि बहनाम दोपहर से घर पर मौजूद नहीं है। इस बात पर उसे मज़ीद गुस्सा चढ़ा। मतलब उसे किसी भी किस्म की सफाई देने के बजाय वो घर ही से गायब था। मोहब्बत मोहब्बत का राग अलापने वाला इंसान इससे लापरवाही बरत रहा था। उसका ये अनजान रवैया ईमल के दिल पर ज़रबे लगाने लगा। महानूर नहीं आई वापस। वो अपनी तकलीफ़ दे सोचों का रुख बदलने को महानूर का पूछ बैठी। बच्चों को भूख लगी थी तो वो उनकी भूख का इंतज़ाम करने लगी है। अम्मा सरकार के बताने पर वो बात समझती सर हिला गई। काफ़ी देर अम्मा सरकार के साथ गुजार कर उसके चेहरे पर जब थकन के आसार नुमाया होने लगे तो वो उसे आराम की तलकीन करती उठ खड़ी हुई। उनके जाने के बाद उसने दरवाज़ा लॉक किया। आज के दिन वो बहनाम को अपने आसपास नहीं चाहती थी। अच्छा था कि वो कमरे में ही ना आता। नाइट ड्रेस चेंज करती वो बिस्तर पर दराज हुई। रिमोट से एसी की कूलिंग कम करते वो खुद पर कंफर्ट फैलाती। अपनी आँखें मूंद गई तो कई आंसू मोती की सूरत उसकी आँख से टपक कर उसके सभी ही गाल पर बह गए। बड़े सरकार और एहतशाम को मुल्क से फरार होने से पहले ही एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया था। ये सब कार्रवाई साकी ने अपनी टीम के साथ मिलकर अमल में लाई थी। पसी पर्दा बहनाम इस सारी कार्रवाई का हेड था, लेकिन वो सामने नहीं आना चाहता था। इन दोनों बाप बेटे के खिलाफ सनसनीखेज इंकशाफात के बाद मीडिया पर काफ़ी हलचल मच गई थी। हर जानिब यही खबर गर्दिश कर रही थी। बहनाम इस ज़रूरी काम को अंजाम देने की वजह से अब तक घर से दूर था। इस कार्रवाई और मीडिया को ब्रीफिंग देते उसे काफ़ी टाइम लग गया था। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने कल रखी थी। उसका दिमाग और जिस्म तो यही था, लेकिन उसका दिल और रूह अपनी दिलबरा साईं के पास ही रह गए थे। बमुश्किल इन सब कामों को निपटा कर वो घर के लिए निकला था। उसे परीनाज की भी काफ़ी फिक्र थी। फ़िलहाल तो वो इस खबर से बेखबर थी, लेकिन जल्द ही उसे भी इस खबर का पता चल ही जाना था। वैसे तो वो जानती ही थी कि इन सब गलत कामों का अंजाम आखिर में जेल ही था, लेकिन फिर भी वो उसके करीबी खूनी रिश्ते थे। धचका तो नहीं, अलबत्ता उसे दुख ज़रूर होना था। बहनाम की गाड़ी ड्राइवर पर रुकी तो उसने गहरा सांस भरकर खुद को पुरसुकून किया। इतने हैडिक डे के बाद उस पर थकान गालिब हो रही थी। बहनाम ने अपनी सुर्ख होती आँखों को हल्के से रब किया और गाड़ी से उतर आया। अब वो सिर्फ अपनी दिलबरा के पास जाना चाहता था। वाइट कॉटन के सूट पर ब्लैक कोट पहने वो तेज़ से इस कदम उठाते अंदर की जाने बढ़ चुका था। परीनाज से सुबह मिलने का सोचते वो सीढ़ियाँ तय करता सीधा अपने कमरे के सामने पहुँचा। उसने हाथ बढ़ाकर जैसे ही हैंडल घुमाया, दरवाज़ा लॉक महसूस कर उसके चेहरे पर बड़ी दिलकश मुस्कुराहट आई। तो साईं ने हमें कमरा बदल करने की ठानी है। कान की लौ सहलाता वो हौले से बड़बड़ा कर रह गया। वापस नीचे जाकर किचन की कैबिनेट से कमरे की एक्स्ट्रा की लेकर वो सीधा ऊपर आया। दरवाजे का लॉक खोलकर वो एक शान से अंदर दाखिल हो चुका था। दरवाजे को वापस लॉक करते उसने कलाई से घड़ी उतार कर साइड टेबल पर रखी, फिर वॉलेट और मोबाइल जेब से बरामद करते वो भी बाकी चीज़ों के साथ ही रख दिया। कोट उतार कर एक नज़र कंफर्ट में सो रही अपनी ज़िंदगी को देख वो वॉशरूम में जाकर बंद हो गया। 10 मिनट बाद वो फ्रेश सा बाहर निकला और सीधा अपनी जगह पर आकर करवट के बल लेटते उसने हाथ बढ़ाकर आहिस्तगी से एमल के चेहरे से कंफर्टर हटाया तो एमल का चांद चेहरा उसकी रूह नज़र को गोया सुकून पहुंचा गया। मेरे हर दर्द की दवा हो तुम, भला तुम्हें मैं कैसे दर्द दे सकता हूँ। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए सिवाय तुम्हारे भरोसे के। मुझ पर एतबार करो दिलबरा, मैं तुम्हारे एतबार को कभी ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। उसका सरगोशियाना लहजा एमल के जलते दिल की राहत का सबब बन रहा था। वो उसके लम्स को पाते ही जाग चुकी थी, लेकिन आंखें नहीं खुली थीं। मेरी तरफ देखोगी भी नहीं, तुम्हारी कसम, अगर ये नज़रें ना उठी तो तुम मेरा मरा मुँह ही देखोगी। वो ज़िद्दी बन रही थी तो इस मर्तबा बहनाम भी ज़िद पर उतर आया। यूँ भी वडेरी की ज़िद के आगे उसकी ज़िद ने कहाँ टिकना था। तभी उसकी बात सुनकर उसने दहल कर आँखें खोल दी थीं।
आप बहुत जालिम वडेरे हैं, तुमसे कम दूर रहें मुझसे। यानी मुझे मरने का कह रही हो? आप तो मार देते हैं, कभी इल्तिफात से, कभी इंकशाफात से। मर तो मैं गया हूँ दिलबरा, तुम्हारी इन गहरी कातिल झील सी आंखों पर। झूठे। एमल का लहजा भर आया, जबकि काई ज़दा आँखों में नमी चमकी। बहनाम ने तड़प कर नरमी से इन आँखों पर अपनी मोहब्बत की मोहर जब्त की। वो धीरे धीरे अपने साथ साथ उसके दर्द की भी दवा बन रहा था। बहनाम की सरगोशियाँ उसके बिखरे आसाब को समेट रही थीं। वो चाहकर भी उसे खुद से दूर नहीं झटक सकी कि वो मोहब्बत से मोहब्बत को मुकम्मल कर रहा था। जी दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको आज की एपिसोड? यकीनन पसंद आई होगी, तो हमें अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसी लग रही है, और जुड़े रहिएगा हमारे साथ। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।